Hello students, in my last video I have explained you how do you conserve biodiversity. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व रख सकते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, इन माय सेकेंड वीडियो I will explain you causes of loss of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, क्या कारण है, इस पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हमको कंजर्व रखना है, ये हमारा की फैक्टर है, की एम है. तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. उन्हीं रीजन को ठीक है हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड देखिए some of the causes that threaten the existence of plants and animal. कौन कौन से रीजन जिसके वजह से प्लांट या एनिमल का लाइफ थ्रेट होता है, उनकी लाइफ के लिए खतरा बना होता है, उन्हीं रीजन्स को हम क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं को हमको कंजर्व, इन्हीं को हमको बचाना है. ठीक है, तो ये कंजर्व कैसे रहेंगे, जब हम नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स को क्या करेंगे, कंजर्व रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में पता करना है जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट रीजन इंक्रीज द ह्यूमन पॉपुलेशन. बायोडाइवर्सिटी को लॉस का जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन रीजन है, दैट इज इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, बहुत सारे थ्रेट पैदा होते हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे खतरे हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं. ठीक है, उसमें से कुछ पे बात करेंगे हम अभी. इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लोगों के रहने के लिए, लोगों के लाइफ सस्टेन करने के लिए, लोगों के फूड के रिक्वायरमेंट, लोगों के क्लॉथिंग, लोगों के शेल्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और हम जानते हैं कि सब सारी चीज़ों के लिए हम किस पे डिपेंड हैं, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नेचुरल रिसोर्सेज को हमको इक्वल इम्पोर्टेंस देना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने के लिए हम क्या करेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए. ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये इम्पैक्ट डालेगा, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे. ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा, यानी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगानी पड़ेगी. किस लिए, लोगों की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसके प्रोडक्शन के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा. साथ साथ अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होगा. अर्बनाइजेशन का मतलब हम रूरल से अर्बन की तरफ जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ डेवलप करेंगे. क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है. जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्बन एरियाज हम मान के चलते हैं तो डेवलप होगा, हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो सारी यहाँ पे फुलफिल होगी. ठीक है, तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत हमारे रेगुलर रिक्वायरमेंट की चीज़ों को बनाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, और अर्बनाइजेशन जो भी हमारे डेली नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी. तो जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होगा. ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए. ओके, ओवरग्रेजिंग. ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन नंबर ऑफ पेट एनिमल्स आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को पेट एनिमल की तरह से यूज करेंगे फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ
milk, requirement of meat, requirement of other things that we are obtained from animal. उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनिमल्स को एज अ पेट यूज करेंगे। तो उनको उनके भोजन के लिए क्या होगा, उनको जो जंगल एरिया होते हैं, आप देखे होंगे फॉरेस्ट एरियाज में या जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे जानवरों को चरने की जगह होती है, वहाँ जानवरों को ले जा करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों वहाँ पर उनके लिए चारा मिल जाए, उनके लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है चूँकि इस जगह पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है एनिमल्स को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमल ओवर ग्रेजिंग करेंगे। ठीक है यार, आप फ्रीली उनको छोड़ देंगे तो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वो जो फील्ड होगा वहाँ की घास को, वहाँ के प्लांट्स को क्या करेंगे, खा जाएंगे। यानी कि ओवर ग्रेजिंग होगा तो जो प्लांट मान लीजिए अभी छोटे हैं, जो ग्रो करके बड़े पौधे बनते हैं, वो क्या होगा, ग्रेजिंग की वजह से एनिमल ने क्या किया, उसको चर लिया, उसको खा लिया, और क्या होगा, वहाँ पर कोई नया प्लांट नहीं उगेगा। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी क्या होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। नाउ पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, एयर वाटर एंड सॉइल, पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। एयर वाटर और सॉइल का पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से एयर वाटर और सॉइल का पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, कोई नया मोहल्ला है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बस गए, तो क्या होगा, जब ज़्यादा लोग बसेंगे तो वेस्टेज भी ज़्यादा डिस्पोज होगा, और जब वेस्टेज जाकर के किसी वाटर बॉडीज में मिलती है तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन करती है। ठीक है, वाटर पोल्यूट होगा जिस वाटर बॉडीज में जाएंगे। जैसे आप क्या कहते हैं, जो बेसिकली जो घरों से गंदे पानी निकलते हैं, ठीक है, जो वेस्टेज होते हैं, वो क्या होंगे, कहीं पे वाटर बॉडी में ले जाकर के डिस्पोज कर दिया जाता है। तो जिस वाटर बॉडी में वो डिस्पोज होगा, वहाँ पे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दोनों क्रिएट करेगा। ठीक है, आप यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़े होंगे। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो वेस्टेज जाते हैं, ठीक है, वो सॉलिड के फॉर्म में जाए, लिक्विड के फॉर्म में जाए, या गैसियस वेस्टेज हो, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, सॉइल वाटर और एयर पोल्यूशन जनरेट करते हैं। तो ये भी क्या है, पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन आवर नीड्स इज आल्सो इंक्रीजेज। तो अपनी नीड्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल लैंड की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, तो क्या हुआ, जंगल एरिया को हमने वहाँ के पेड़ों को काट दिया, वहाँ पे हम खेती करने लगे। तो आप ये सोचिए कि जहाँ जिस एरिया के पेड़ों को हमने काट दिया, जहाँ के प्लांट्स को हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, वहाँ पे जो एनिमल या फिर बर्ड्स वगैरह जो रहते होंगे, जो माइक्रोब्स रहते होंगे, उनकी लाइफ क्या हो गई, लाइफ वहाँ खत्म हो गई, वो वहाँ पे डाई कर जाएंगे, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होगा। तो हैबिटेट एनिमल्स के लिए बहुत सारे वेरियस एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो अगर हमने क्या किया, फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो वहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, उनके रहने की कोई जगह नहीं होगी, और रहने की जब जगह नहीं होगी तो वो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो डाई कर जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा असर बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ टाइगर पे पड़ा है। ठीक है, जो चीता या बाघ है, उनकी पॉपुलेशन पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो वाइल्ड एनिमल है, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा थ्रेट हो रही है, क्योंकि उनके रहने का कोई जगह है ही नहीं। जो पेट एनिमल है, वो तो मान लीजिए किसी भी पर्सन के घर पे होंगे, वो अपने यहाँ बांधेगा, उनके लिए खाने पीने की सारा अरेंजमेंट करेगा। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड है। जब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, उनका जो रहने का घर होगा वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि अगर रहने का घर नहीं है तो क्या होगा, हम लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ओके, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल। आप जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी में हमारे एनिमल भी हैं, तो एनिमल इकोलॉजिकल बैलेंस में भी इम्पोर्टेंट रखते हैं, और दूसरी चीज प्लांट्स, पेड़ों को, जंगल को बचाने में भी जो जंगली जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर जंगल में शेर है तो कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। ओके, कोई अगर इस तरह का जानवर है जो खतरनाक जानवर है, अगर वो उस जगह पर रहता है तो उस जगह का वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो पेड़ों की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, वो लोग नहीं करेंगे। वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो पेड़ होंगे क्या होंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, तो अगर एनिमल्स की हंटिंग या किलिंग होती है तो हम एक तरह से क्या करते हैं, जो हमारे बायोडायवर्सिटी का जो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे एनिमल्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको किल करके उनकी संख्या को हम कम करते जा रहे हैं। और जब एनिमल, प्लांट्स या माइक्रोब्स में से किसी को भी हम हार्म करेंगे, किसी को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बायोडायवर्सिटी पे पड़ेगा। यानी आप अपनी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है बायोडायवर्सिटी के लॉस के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन रीजन जो हम कर सकते हैं वो है इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना ही इस सारी समस्याओं का, इन सारे जो कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका बेस है। ठीक है, तो अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को हमको ओवरकम करना है तो हमको क्या करना होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं जंगलों की कटाई, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ट्रीज हम कट क्यों कर रहे हैं, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अब हमारी रिक्वायरमेंट कई तरह की हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके रहने का घर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट होगा उसको डिस्ट्रक्ट करके वहाँ की जो ज़मीन होगी, वहाँ की जो एरियाज होंगे, उसको हम एज अ सेंटर हम यूज करेंगे, हम अपने रहने के लिए घर बनाएंगे। ठीक है, या फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, आई बात समझिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो जगह की रिक्वायरमेंट होगी वो हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से। आई बात समझिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जो डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये आप जानते हैं कि फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दे आर इसेंशियल फॉर वेल-बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फॉरेस्ट की जरूरत किसके लिए, एनिमल के साथ साथ मैनकाइंड के भी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट से मैनकाइंड के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरह के फ्रूट्स, ठीक है, बहुत टिम्बर, और उसके साथ साथ बहुत तरह के मेडिसिन में जो हम यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एनिमल के लिए हेल्पफुल हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो एनिमल के लिए न होकर के इसके साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, एसेंशियल फॉर वेल-बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, वेरियस मैन-मेड कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत सारे मैन-मेड रीजन का जो मतलब क्या होता है, जो रीजन हमने खुद से जनरेट किया है। और खुद से रीजन जनरेट करने का सबसे मेन कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन आवर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन ही क्या है, सारी समस्याओं की जड़ है। तो कुछ रीजन से हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसेज फॉर शेल्टर एंड टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। ठीक है, कुछ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री से होगा। दूसरी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो क्या करें, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ
हम हाउसेज और इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चरल यूज। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत पड़ रही है और एग्रीकल्चरल लैंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। ओके, सो clearing land for agricultural use, this is the second important cause of deforestation. Okay, now the third one is using wood as fuel. आप जानते हैं कि wood को हम फ्यूल की तरह से यूज करते हैं, तो जहाँ पर LPG की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे और उसकी जो लकड़ी होगी एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, ठीक है, इस जरूरत को पूरा करने के लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। यूजिंग वुड टू मेक वेरियस हाउसहोल्ड थिंग, बहुत सारी घर की जरूरत की चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वुड की जरूरत पड़ती है, और वुड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे फर्नीचर जो घरों में बनते हैं किससे बनती है, लकड़ियों की, वुड की बनती है। तो वुड कहाँ से मिलेगा, पेड़ को काटेंगे तभी तो वुड मिलेगा। तो अगर हम अपनी ज़रूरतें बढ़ा रहे हैं, ज़रूरतें क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जब ज़्यादा रहने वाले लोग होंगे तो ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, और जब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसको हम फुलफिल करने के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ओके, नेचुरली ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, सम ड्रॉट एंड फ्लड, कुछ नेचुरल रीजन भी हैं इसके लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए। जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल के किसी पार्ट में आग लगी है, आग लगेगी क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंबस्टाइल सब्सटेंसेज आर अवेलेबल, तो आग क्या होगा, फैलेगा तो बहुत सारे एनिमल्स के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स उसमें जल के खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स फॉरेस्ट फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर इज अ नेचुरल रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। उसके अलावा अर्थक्वेक में भी आप जानते हैं कि अगर अर्थक्वेक अगर हाई इंटेंसिटी का है तो बहुत सारे डैम, स्कूल्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फॉरेस्ट सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर डिफॉरेस्टेशन। ओके, उसके बाद सीवर ड्रॉट, बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ जाए, पानी ही न बरसे, बारिश ही ना हो, तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं जंगल में उनको वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर टेबल डाउन होता जाएगा, बारिश नहीं होगी तो सूख जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जब अगर सीवर ड्रॉट होता है तो उस वहाँ वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल रीजन है डिफॉरेस्टेशन के लिए। इसके अलावा फ्लड, आप जानते हैं कि अगर फ्लड आता है, फ्लड पानी की धार के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, बह जाते हैं कट के उसके साथ, तो ये भी क्या है, एक रीजन है। तो दीज आर सम रीजन विच वी हैव डिस्कस्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो आप बेसिकली देखते होंगे अपने आसपास के, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, या फिर आसपास अगर आपके घर, आपके हैबिटेट के आसपास कोई फॉरेस्ट होगा, जंगल होगा, तो आप वहाँ देखते होंगे कि नाउअडेज क्या होगा, कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पेड़ों को काट करके बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं। तो ये सारे रीज़न हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम अपनी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।